गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, एंड टॉपिक इज़ ब्रेन ट्यूमर। सो सबसे पहले हम आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि नर्व सिस्टम चल रहा है और ब्रेन ट्यूमर कहाँ से आ गया बीच में। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूरे नर्व एक्टिविटी को कंट्रोल करने का मेन काम किसका होता है? ब्रेन का। अब ब्रेन के अंदर ही कुछ अल्ट्रेशन आ जाए, ट्यूमर वगैरह हो जाए, तो पूरा नर्व सिस्टम की एक्टिविटी अल्ट्रेशन हो जाती है। इसीलिए हम ब्रेन ट्यूमर को नर्व सिस्टम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। और फर्स्ट वन हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है ब्रेन ट्यूमर का। चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की अंदर कोई भी सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है, यानी कि एबनॉर्मल डिवीजन हो रहा है सेल का कंटिन्यूस, और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रही है, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन के अंदर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। एक कैंसीरियस और नॉन कैंसीरियस सेल मास का फॉर्मेशन होना ब्रेन के अंदर। अगर ब्रेन के अंदर किसी भी वजह से सेल डिवीजन होकर कैंसीरियस या फिर नॉन कैंसीरियस सेल मास का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। कैंसीरियस सेल कौन सी होती है? जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती हैं वो, और नॉन कैंसीरियस जो बिनाइन ट्यूमर होती हैं। ओके, चलो फिर आपको डायग्राम दिखाते हैं कि किस टाइप से ब्रेन ट्यूमर क्रिएट होती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, येलो कलर की एक मास, सॉलिड मास दिख रहा है ट्यूमर। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर हुई है और ट्यूमर है, इसलिए ब्रेन ट्यूमर हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं और टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की ट्यूमर क्रिएट हो सकती है एक्चुअली में ब्रेन के अंदर। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन, ग्लियोमास। अब ग्लियोमास क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है ब्रेन ट्यूमर का। ओके, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड इसमें होता क्या है, जो ग्लियल सेल्स होती है, यानी कि न्यूरोगिलिया सेल, जो न्यूरोगिलिया का मेन फंक्शन क्या होता है? जो न्यूरॉन्स के फंक्शन को मेंटेन करना, उसकी सपोर्ट करना। तो अगर न्यूरोगिलिया सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ या डिवीजन की वजह से ट्यूमर क्रिएट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस ट्यूमर को क्या बोलते हैं? ग्लियोमास बोल देते हैं। ओके, ग्लियल सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जो ट्यूमर क्रिएट हो रही है वो क्या कहलाएगी? ग्लियोमास बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट टाइप की ट्यूमर प्रेजेंट होती हैं। ग्लियोमास भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन सेल के हिसाब से या फिर लोकेशन के हिसाब से। क्योंकि न्यूरोगिलिया के अंदर 5 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइट हो गई या एपिंडाइमल सेल होगी। तो कौन से सेल के अंदर एक्चुअली में नॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से ट्यूमर क्रिएट हो रही है, इसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं ग्लियोमास के। अब हम फर्स्ट वन देखेंगे, एस्ट्रोसाइटोमास, यानी कि जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर अगर अल्ट्रेशन आ गया, उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ट्यूमर क्रिएट हो रही है, उस ट्यूमर को क्या बोल देंगे? एस्ट्रोसाइटोमास बोल देते हैं। ओके, और एस्ट्रोसाइट सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? जो नर्व कंडक्शन में हेल्प करती हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रोसाइट मास क्या होता है? मेनली प्रेजेंट सेरिबेलम पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एस्ट्रोसाइटोमास बोलते हैं। अगर ये मेनली रूप से कहाँ पे होती है एस्ट्रोसाइट सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ? सेरिबेलम पार्ट के अंदर होती है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पे। इसे क्या बोल देंगे? सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमास। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हो। नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, एपिंडाइमोमास, यानी कि एपिंडाइमल सेल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है और ट्यूमर क्रिएट हो रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे? एपिंडाइमोमास बोलते हैं, यानी कि एपिंडाइमल सेल्स के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी एपिंडाइमोमास की? तो ये होगा सेरेबेलम। ये भी सेरेबेलम के नियर ही, आसपास ही क्या होगी? एपिंडाइमल सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और ब्रेन स्टेम ग्लियोमास, यानी कि जो ब्रेन स्टेम पार्ट होता है उसके अंदर ट्यूमर क्रिएट हो रही है, तो उसे बोल देंगे ब्रेन स्टेम ग्लियोमास बोल देते हैं। ये मेनली स्कूल एज जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अफेक्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, ऑप्टिक नर्व ग्लियोमास, यानी कि ऑप्टिक नर्व के आसपास अगर ट्यूमर क्रिएट हो रही है, न्यूरोग्लिया की सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? ऑप्टिक नर्व ग्लियोमास बोलते हैं। ओके, सेकंड टाइप की बात करते हैं, मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा क्या होता है? अगर ट्यूमर सेरिबेलम पार्ट के अंदर बन रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? मेडुलोब्लास्टोमा बोल देते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, ये भी मोस्ट कॉमन टाइप होता है ब्रेन ट्यूमर का। ओके, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड टाइप की बात करते हैं, पेनियोब्लास्टोमा, यानी कि पीनियल सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है और ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, पीनियल जो ग्लैंड है, तो उसको क्या बोल देते हैं? पीनियोब्लास्टोमा बोल देते हैं। ओके, और पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? जो अपना नॉर्मल स्लीपिंग और वेकिंग साइकिल है उसको मेंटेन करने को होता है। ठीक है, चलो, और अब मेन चीज़ की बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रेन ट्यूमर को लीड करते हैं।
उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन हो गए जीन अल्ट्रेशन, यानी कि किसी भी वजह से जीन के अंदर अल्ट्रेशन होगा या तो यूट्राइन लाइफ के अंदर या आफ्टर बर्थ के बाद, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ब्रेन के अंदर ट्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन को लीड करते हैं। जेनेटिक फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर जो पेरेंट्स या मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी क्या करेंगे, ट्यूमर फॉर्मेशन को लीड करते हैं। केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस इंजेक्शन कर लिया तो वो भी क्या करेंगे, एबनॉर्मल सील जो सेल डिवीजन को लीड करके ट्यूमर फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। फोर्थ वन की बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी। एक्चुअली में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट में काम ली जाती है कैंसर के, बट बहुत से रीज़न में अगर किसी के कैंसर नहीं है और वो रेडिएशन थेरेपी के कांटेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे कैंसर सेल का फॉर्मेशन होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और लास्ट वन है कीमोथेरेपी। तो ये मेन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर को लीड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे और बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। अब एनाटॉमी ऑफ ब्रेन देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूमर ब्रेन के किसी भी पार्ट में फॉर्म हो सकती है, किसी भी पार्ट में बन सकती है, और जिस भी पार्ट में बनेगी वहाँ पे उस पार्ट के फंक्शन को अल्टर कर देगी और उससे रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब पता कैसे चलेगा अपने को कि कौन से पार्ट में हो चुका है, तो हम उसके अल्ट्रेशन, जो फंक्शंस में अल्ट्रेशन आए हैं उनको देखकर पता लगाएंगे। और वो कब पता चलेगा, हमें नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पता होगा तो ही पता चलेगा कि अब नॉर्मलिटी क्रिएट हो चुकी है किसी भी ब्रेन के पार्ट के अंदर। ओके, तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेन होता है इज़ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का, जो कंप्लीट जो बॉडी की एक्टिविटी है जैसे कि थॉट, मेमोरी, इमोशन, सेंसरी, मोटर स्किल्स, विजन, रेस्पिरेशन वगैरह, इन सब को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट वन आप देख लेते हैं पार्ट, कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के अंदर। मेनली रूप से 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। फर्स्ट वन होता है सेरेब्रम, जो फ्रंट पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है सेरेब्रम। एंड सेकंड पार्ट जो मिड पार्ट में, जो बेस में, जो ब्रेन के बेस पार्ट में स्थित होते हैं, वो कौन सा होता है, ब्रेन स्टेम होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, सेकंड पोन्स एंड थर्ड वन मेडुला ओब्लोंगेटा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं सेरेबेलम। जो सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं, बेस में, बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में सिचुएटेड होते हैं। ओके, अब आपको डायग्राम दिखाते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ इजीली रूप से और इमेजिनेशन कर पाएँ कि एक्चुअली में ये पार्ट्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कंप्लीट जो लार्ज पार्ट दिख रहा है पिंकिश कलर का, वो उसे क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, और उसके जस्ट नीचे मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से अटैच पोन्स, पोन्स से नीचे की साइड में मेडुला ओब्लोंगेटा, और उसके जस्ट दूसरी साइड में सेरेब्रम अटैच होता है। ओके, तो इस टाइप से ये ब्रेन के पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, उनकी ये एग्जैक्ट पोजीशन होती है। ओके, चलो फिर अब नेक्स्ट पे मूव करवाते हैं, आपको फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लें कि कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। जो सेरेब्रम के फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो फ्रंट में स्थित होता है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इनिशिएशन ऑफ जो भी मूवमेंट अपन करना स्टार्ट, जैसे कि अपन बैठे हुए अचानक से अपने को उठना है, अपना हाथ वगैरह पैर वगैरह एक साइड से दूसरी साइड में ले जाना है, तो जो इनिशिएशन करवाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं, इस प्रोसेस को कौन मेंटेन करते हैं, सेरेब्रम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो टेम्परेचर और टच के सेंसेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेरेब्रम होता है। थर्ड, विजन और हियरिंग में भी सेरेब्रम हेल्प करता है, क्योंकि जो विजन और हियरिंग सेंटर वहीं पे लोकेटेड होते हैं सेरेब्रम के अंदर। एंड जो इमोशन कंट्रोल, क्योंकि लिम्बिक ब्रेन भी वहीं पे होता है। और नेक्स्ट फंक्शन की जजमेंट, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मेमोरी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम ही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन स्टेम के फंक्शन की बात, और इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो मिड ब्रेन होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। उसका मेन फंक्शन जो मोटार मूवमेंट में हेल्प करता है, मेनली रूप से जो आई मूवमेंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। और नेक्स्ट फंक्शन है विजुअल ऑडिटरी पर्सन, जो देखने और सुनने की प्रोसेस है, उसमें भी मिड ब्रेन अपना योगदान देता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोन्स पार्ट की। जो पोन्स होता है वो क्या करता है, वो कनेक्शन का काम करता है, जो सेरेब्रम, सेरेबुलम और मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरेब्रम से इनको तीनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं पोन्स। ओके, थर्ड पार्ट की बात करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। तो मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर मेन रूप से 3 सेंटर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन है वेसोमोटर सेंटर, जो ब्लड वेसल्स और हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करता है। सेकंड जो सेंटर होता है गैग रिफ्लेक्स सेंटर, जो कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग जो भी फंक्शंस होते हैं इनको कौन मेंटेन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा ही मेंटेन करता है। और थर्ड सेंटर कौन सा होता है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी कौन मेंटेन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब अगर मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर ट्यूमर हुई तो ये तीनों फंक्शंस अल्टर्ड हो जाते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट है उसके फंक्शन की बात करते हैं, सेरेबेलम के फंक्शन की। कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल, जो वॉलेंट्री मसल, जो अपन जानबूझ के मसल्स
को इधर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल जो अपन जानबूझ के अगर मूवमेंट कराते हैं उसको कौन मेंटेन करता है, सेरेबेलम करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन होता है मेंटेन पोस्चर बैलेंस, जो अपनी पूरी बॉडी का पोस्चर और नॉर्मल बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन कौन करता है, सेरेबेलम। अगर सेरेबेलम के अंदर अल्ट्रेशन आता है तो क्या होगा, वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल नहीं होगा और पोस्चर और बैलेंस में भी क्या अल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। तो किसको इंडिकेट करेंगे, सेरेबेलम के अंदर ट्यूमर क्रिएट हो चुकी है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और कॉमन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से मेन कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलता है। चाहे कोई से भी टाइप की ट्यूमर हो, मेन जो कॉमन सिम्टम्स है वो कौन सा होता है ब्रेन ट्यूमर का, तो इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि जो अपना ब्रेन होता है वो स्कल के बोन के अंदर होता है, कंप्लीटली रूप से सिचुएट होता है, फिट होता है। अब वहाँ पे 1.1% भी जगह नहीं, थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। अब जैसे वहाँ पे कोई एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होगी तो वो क्या होगी, पूरे ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट करेगी जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। चाहे कोई से भी टाइप की ट्यूमर हो, ये तो देखने को ही मिलेगा, या कोई से भी पार्ट में हो जाए, दैट नॉट मैटर। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स होता है जो ऑल ट्यूमर में पाया जाता है, मैटर नहीं करता कि वो लोकेशन कहाँ पे है, सेरेब्रम में, सेरेबुलम में, कहीं पे भी ट्यूमर क्रिएट हो रही है तो वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। और इसके साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और इरिटेबिलिटी मेन सिम्टम्स होते हैं आईसीपी इंक्रीज होने के। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं और स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि पार्ट वाइज बात कर लेते हैं कि कौन से पार्ट में ट्यूमर हुई तो कौन से फंक्शंस अल्टर्ड होंगे। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं, सेरेब्रम के अंदर अगर ट्यूमर क्रिएट हो जाती है तो कौन से फंक्शंस अल्टर्ड होंगे और कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सीजर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ट्यूमर होते हैं, सीजर तो लगभग जितने भी टाइप की ट्यूमर होती है उनमें देखने को मिलता है, चाहे कोई से पार्ट में, क्योंकि जैसे ही वो ट्यूमर होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है और प्रेशर क्रिएट होने से नर्व के अंदर इरिटेबिलिटी कोज होती है जिससे सीजर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सिम्टम विजुअल चेंज, क्योंकि विजुअल सेंटर भी कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है सेरेब्रम के अंदर। हेयरिंग सेंटर भी यहीं पे होता है, तो हेयरिंग के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और स्लर्ड स्पीच, क्योंकि जो मूवमेंट का इनिशिएशन का काम किसका होता है, सेरेब्रम का। अब जैसे हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो इनिशिएशन हो रहा है ना, अपन टंग को मूव करवा रहे हैं, तो वो ही कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगी, स्लर्ड स्पीच देखने को मिलती है। ओके, गैट डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अपन मूवमेंट करना स्टार्ट, जैसे चलना स्टार्ट करेंगे तो इनिशिएशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो कैट के अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो फंक्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं, सीधा निकलता आ रहा है, जो भी फंक्शन है वो अल्टर्ड हो रहे और उनसे अल्ट्रेशन से सिम्टम्स निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सिम्टम कौन सा देखने को मिल सकता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, क्योंकि जो मेमोरी कंप्लीट जो मेमोरी फंक्शंस होते हैं, जजमेंट, रीजनिंग वगैरह, वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम करता है। अब वहीं पर ट्यूमर क्रिएट हुई तो उसके फंक्शन अल्टर्ड होंगे तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिल सकता है। पेशेंट भूल जाएगा कि उसका नाम क्या है ये, और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट आएगी मेमोरी लॉस की वजह से और स्लर्ड स्पीच की वजह से। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट वन सिम्टम की बात कर लेते हैं, वीकनेस, हाफ बॉडी पार्ट या फेस के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि नर्व प्रेस हो सकती है, उसकी वजह से पैरालिसिस देखने को मिल सकता है हाफ फेस या फिर बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए सेरेब्रम के अंदर ट्यूमर क्रिएट होने से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनकी बात। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर ब्रेन स्टेम के अंदर ट्यूमर क्रिएट हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इनके अंदर किसी भी पार्ट में अगर ट्यूमर क्रिएट हुई तो उनके सारे फंक्शन अल्टर्ड हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होगा, रेस्पिरेटरी चेंज, क्योंकि अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ट्यूमर क्रिएट होते हो, 3 सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी, गैग रिफ्लेक्स एंड वेसोमोटर, तो तीनों के अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन होगा रेस्पिरेटरी चेंजेस होएगा, ठीक है। कार्डियक फंक्शन डिस्टर्बेंस भी हो जाएगा, क्योंकि वेसोमोटर सेंटर होता है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। और थर्ड वन डिस्टर्ब गैग रिफ्लेक्स, और गैग रिफ्लेक्स को भी मेंटेन करने का काम होता है मेडुला का, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये तीनों से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और फोर्थ वन बात करते हैं विजुअल चेंजेस, और विजुअल चेंजेस भी हो सकता है क्योंकि प्रेशर क्रिएट होने के कारण ऑप्टिक नर्व वहाँ से निकलती है, उसके ऊपर प्रेस करने की वजह से भी क्या हो सकता है, विजुअल चेंज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन सिम्टम की बात कर लेते हैं, पैरालिसिस या मसल्स वीकनेस हो सकती है, क्योंकि नर्व के अंदर कंप्रेशन क्रिएट होता है। अब ट्यूमर होगी तो नर्व कंप्रेस होगी आईसीपी बढ़ने की वजह से, तो पैरालिसिस लगभग देखने को मिलेगा हर कंडीशन में, या मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिम्टम की, अनकंट्रोल्ड वॉक होगा, यानी कि अनकोऑर्डिनेट वॉक होगा, क्योंकि जो अपना मिड ब्रेन होता है और जो ये सब कुछ कंट्रोल करके रखता है जो भी मूवमेंट होते हैं नॉर्मल मूवमेंट को, तो ये भी अल्ट्रेशन होने की वजह से अनकोऑर्डिनेटेड वॉक देखने को मिल सकता है। ओके, चलो और नेक्स्ट और लास्ट वन की बात करते हैं, अगर सेरिबेलम थर्ड पार्ट के अंदर ट्यूमर क्रिएट हो चुकी है, सेरिबेलम के अंदर ट्यूमर क्रिएट हो चुकी है, तो कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके मेन फंक्शंस तो 2 ही होते हैं, जो बैलेंस को कंट्रोल करना और
जो वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल मूवमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करना। अब वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे और उससे रिलेटेड सिम्टम हो गए तो अनकंट्रोल मसल मूवमेंट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे अल्टर्ड होने की वजह से, और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? अटेक्सिया बोलते हैं। अगर बैलेंस या बॉडी पोस्चर और बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है तो उसे क्या बोल देंगे? अटेक्सिया। ठीक है, तो फंक्शंस को समझना है और उससे रिलेटेड जो भी अल्ट्रेशन आएंगे वही क्या होंगे? सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलेंगे एक चाइल्ड के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवाते हैं। और अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। अपन डायग्नोस्ट कैसे करेंगे कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है? तो फर्स्ट वन तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, जो भी ब्रेन के पार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे उनको देख के, जो फिजिकल एग्जामिनेशन से जैसे रिफ्लेक्स, मसल स्ट्रेंथ, आई मूवमेंट वगैरह, जो वॉकिंग जो एबिलिटी है उसको देख के हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस की, सीटी स्कैन, एमआरआई। इसको डिटेक्ट क्यों कर? ताकि लोकेशन को डिटेक्ट करे कौन से पार्ट में एक्चुअली में ट्यूमर हो गई। और थर्ड बात करते हैं लंबार पंक्चर करते हैं। अब लंबार पंक्चर ट्यूमर को डिटेक्ट करने में तो हेल्प नहीं करता, बट जो ट्यूमर एक्सटेंड हो चुकी है ये पता लगता है। अगर एक्सटेंड हो चुकी है ब्रेन से बहुत ज़्यादा पार्ट में फैल चुकी है तो क्या होगा? वो सीएसएफ के अंदर भी कैंसरस सेल्स अपने को देखने को मिलेंगे। अगर देखने को मिल रही है सीएसएफ के अंदर कैंसर सेल, दैट इंडिकेट द ट्यूमर एक्सटेंडेड, कि ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और सीवियर कंडीशन है हो चुकी है पेशेंट की। ओके, लास्ट और फोर्थ वन डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं। पॉजिट्रॉन जो एमिशन टोमोग्राफी करते हैं, और इसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेजर करता है, यानी कि जो सेल्स के अंदर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होते हैं, किस टाइप से सेल ग्रोथ कर पा रही है, किस टाइप से डीएनए सिंथेसिस वगैरह हो पा रहे हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है पीईटी से, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की वजह से। तो आपको इसकी मशीन दिखा देते हैं। इस टाइप से ये मशीन होती है, इसके अंदर पेशेंट को लेटा दिया जाता है और इसके हेड को इंसर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद इस पर जो रेज डाली जाती हैं जिससे क्या होगी? शो हो जाती है मॉनिटर के अंदर कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस टाइप से सेल के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है। ओके, जो सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा भी डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको भी कौन डिटेक्ट कर सकता है? पीईटी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो अब मेन बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि ब्रेन ट्यूमर हो चुका है तो अपन कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को। तो फर्स्ट वन सर्जरी। सो मेन ट्रीटमेंट होता है सर्जरी होता है, उसके बाद के सबसे पहले सर्जरी से ट्यूमर को रिमूव किया जाता है, उसके बाद अदर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होती है ट्रीटमेंट की ब्रेन ट्यूमर की। एंड नेक्स्ट वन, इसके अंदर क्या करते हैं? जो ओपनिंग करते हैं, स्कल के अंदर ओपनिंग करते हैं और ब्रेन के जिस भी पार्ट में ट्यूमर है उसको रिमूव आउट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। बचा हुआ जो भी है और भी सेल्स हैं, वो अगर एबनॉर्मल ग्रोथ है, थोड़ी बहुत बच गई, रिमूव नहीं है, तो वो भी रिमूव हो जाए। तो आयोनाइजिंग रेज का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ताकि सेल ग्रोथ को रिड्यूस कर सकें या फिर स्टॉप कर सकें। दो टाइप के होते हैं रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी या इंटरनल बीम। या तो एक्सटर्नल बाहर से मशीन के द्वारा रेज डालते हैं बेबी के ऊपर या चाइल्ड के ऊपर, या फिर इंटरनल कट करके टिश्यू के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इम्प्लांट कर देते हैं। वो धीरे धीरे अपनी रेज छोड़ता रहता है और सेल को ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, अब हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, किसी को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करें तो एज ए नर्स अपने को कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो फर्स्ट वन, डोंट यूज पाउडर लोशन ऑन द स्किन बिकॉज दे कोज इचिंग। पाउडर लोशन वगैरह अप्लाई नहीं करना स्किन के ऊपर, क्योंकि ये इचिंग वगैरह कोज कर सकती है। नेक्स्ट अलर्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वन होगा मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन करना चाइल्ड और मशीन के बीच में 80 to 100 सेंटीमीटर, क्योंकि रेज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, वो स्किन वगैरह को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो 20 से 80 फीट की दूरी बनाई रखनी है पेशेंट के और बीच में और नर्स के बीच में, नर्स को वहाँ से दूर रखना है नर्स को। ठीक है, ताकि जो भी रेडिएशन वगैरह उसको नर्स को भी ना लगे, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर इंड्यूस किया गया तो वो रेज छोड़ते हैं तो नर्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अलर्ट की बात करते हैं। नर्स वुड वियर, जो नर्स को क्या करना है? लीड एप्रोन पहनना है, ताकि जो रेज है नर्स की बॉडी पे अफेक्ट ना करें। तो अब आपको दिखा देते हैं एक्चुअली में सर्जरी किस टाइप से परफॉर्म की जाती है। इस टाइप से क्या करते हैं? ओपनिंग बना देते हैं स्कल के ऊपर और ओपन कर देते हैं पार्ट को और विजुलाइज करते हैं कि ट्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट है, और इस टाइप से ये पूरा स्कल को रिमूव कर लिया। उसके बाद स्कल बोन को कट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी ब्रेन के अंदर ट्यूमर है उसको क्या करेंगे? रिमूव करते हैं। फर्स्ट वन जो मिड पार्ट होता है वहाँ से कंप्रेस कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, एंड उसके बाद ये कंप्लीट जो ट्यूमर है इसको कट आउट करके इस टाइप से ये कट आउट कर देंगे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीजर वगैरह की सहायता से कंप्लीट रूप से ट्यूमर को कट करते हैं, ताकि कोई भी पार्ट बचे नहीं। अगर बच भी जाता है उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा वो ट्रीट हो जाता है, और इस टाइप से ये क्लोज कर देते हैं। ओके, तो इस टाइप से सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है। नेक्स्ट वन पे मूव करवाते हैं और नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कीमोथेरेपी में
एल्केलाइन एजेंट और मेटाबोलाइट्स दिए जाते हैं ताकि जो सेल ग्रोथ है वो रिड्यूस हो सके और न्यूप्लास्टिक सेल है जो कैंसरस सेल है वो किल हो सके। नेक्स्ट, इसमें एल्केलाइन एजेंट कौन से होता है, एल्केलाइन एजेंट का काम क्या होता है, ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, सेल ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया साइक्लोफोस्फेमाइड, बुसेल्फेन और मेल्फेन एक्सेट्रा, ये होते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, तो कौन कौन से एजेंट यूज में लिए जाते हैं और फंक्शन क्या होता है। ये क्या करते हैं, सिंथेसिक फेज में इनहिबिट कर देते हैं सेल ग्रोथ को बाय फोलिक एसिड सिंथेसिस, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देते हैं और सेल के सिंथेसिस नहीं होने देते, जो भी सेल जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका सिंथेसिस नहीं होने देते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल हो गए मेथोट्रोक्सेट, एजिथ्रोप्रिन और फ्लू यूरेसिल होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टेरॉइड देते हैं ताकि स्वेलिंग हो चुके उसको ट्रीट कर सके और आईसीपी को डिक्रीज कर सके। नेक्स्ट होता है एंटी सीजर देते हैं अगर सीजर प्रेजेंट है तो। और 6-1 सपोर्टिव केयर देते हैं, जैसे कि उसको चाल अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना है, सपोर्टिव केयर देना है। और लास्ट वन फॉलोअप केयर प्रोवाइड करनी कंटिन्यू, ताकि देख सके कि ट्यूमर ठीक तो हो रही है या वापस तो नहीं हो गई है और जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट रूप से इफेक्टिव हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।